और प्यारे विद्यार्थियों, आज अपने कक्षा 10 विषय गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनमें से परीक्षा में आने के चांसेस पूरे हैं, अपने लगभग 100 प्रश्न की एक श्रृंखला करेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लिया तो उनका पक्का ही अच्छे मार्क्स इसमें से बन सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस तरीके के प्रश्न ही अपने को एग्ज़ाम पेपर में देखने को मिलेंगे। थोड़ी बहुत संख्याएं चेंज हो सकती हैं पर करने का जो तरीका है वो यही रहेगा, इसी तरीके से अपने को प्रश्न पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने माध्यमिक परीक्षा 2022 विषय गणित। समय अपने को पता ही है कि ध्यान रखना है, समय का 2 घंटे 45 मिनट ही मिलेंगे और जो नंबर होंगे वो 80 नंबर का पेपर होगा। तो खंड ए के अंदर कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो प्रश्नों के ऊपर अपने चर्चा करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके चले हैं अपने खंड ए के अंदर, खंड ब स द के अंदर सभी में टोटल 100 प्रश्नों की एक ये सीरीज है। तो पहला प्रश्न अपना जिसके अंदर बोला कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा, तो इसका अपने को दशमलव प्रसार बताना है। तो इसके अंदर लिखा जाएगा कि दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती होगा कि शांत होगा। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो P/Q के रूप के अंदर है, जो ये हर वाली संख्या है, इसका जो दशमलव, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m को संतुष्ट करते हैं। इसको संतुष्ट करते हैं तो जो इसका दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। दूसरा प्रश्न 26 और 91 का अपने को HCF बताना है। तो 26 के अगर अपने गुणनखंड करें 2 गुणा 13 होते हैं और 91 के अगर अपने गुणनखंड करें तो 91 के 7 गुणा 13 होते हैं गुणनखंड करने पर। इसका अपने को HCF पूछा है। HCF की जगह पे मैसा भी लिखा आ सकता है, महत्तम स्वावर्तक भी लिखा आ सकता है। तो इसका जो HCF होगा वो होगा अपना 13 होगा। तीसरा प्रश्न, 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है, महत्तम स्वावर्तक यानी कि महत्तम स्वावर्तक किसको बोलते हैं, HCF को बोलते हैं। तो लघुत्तम स्वावर्तक ज्ञात कीजिए, लघुत्तम यानी कि LCM को बोलते हैं। तो इसका एक सीधा सा सूत्र अपने याद रखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM होता है। 2 संख्याओं का गुणनफल अपने को दे रखा है उसने 180। हो सकता है कि यहाँ पे कोई 2 अलग अलग संख्याएं दे दें और हो सकता है कि यहाँ पे दोनों का गुणा करके दे दे। तो जैसे भी है, अगर 2 अलग अलग संख्याएं दे रखी हैं तो उनका गुणा कर लेंगे। फिलहाल अपने गुणनफल दे रखा है, HCF दे रखा है 3 और LCM इसका अपने को ज्ञात करना है। तो ये 3 इसके बटे में चला जाएगा, 80 में 3 का भाग देंगे तो अपना जो आंसर है वो आ जाएगा 60 आ जाएगा, LCM 60 आ जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, इसके अंदर भी अपने को दशमलव प्रसार बताना है, शांत के अशांत आवर्ती है। तो इसके अंदर पहले अपने को जो बटे वाली संख्या इसको लिखा जाता है P/Q के रूप का है। यहाँ P बराबर 3 है, Q बराबर 625 है, ऐसे लिखना है। अगर अपने को वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आता है, अगर वस्तुनिष्ठ आते हैं फिर तो अपने को सीधा ऑप्शन पे टिक करना होता है, ऑप्शन ही लिखना है। तो उसको अपने रफ में हल करके देख सकते हैं। तो 625 के अगर अपने गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 इस तरीके के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। और ये क्या करता है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m को संतुष्ट करता है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न, बहुपद दे रखा है अपने को 4x + 2 में x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान क्या होगा। तो इसने सीधा सा अपने को बोल रखा है कि x बराबर 2 रखने पर, तो जो 4 है x की जगह अपने 2 रख दें, प्लस में 2, 4 को 2 से गुणा करेंगे, इस 4 को 2 से गुणा करें 8, 8 में 2 जोड़ दें तो अपना उससे उत्तर आ जाएगा 10 आ जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 हो तो बहुपद क्या होगा। तो इसका अपने को बहुपद बताना है। तो सीधा सा याद रखना, x² और प्लस में योगफल जो आता है वो लिखा जाता है यहाँ पे और इसके साथ में x लगता है और बाद में जो गुणनफल होता है वो लिखा जाता है।
अगर सीधा ही अपने को वस्तुनिष्ठ पूछता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर अगर पूछता है कि इसका बहुपद क्या होगा, तो यहाँ पे अपने आ जाएगा x² आ जाएगा, योगफल अपने को माइनस में दे रखा है तो ये माइनस का 3x आ जाएगा और गुणनफल आ जाएगा 2। तो ये क्या बन जाएगा, एक बहुपद अपने पास बन जाएगा। योगफल जो दे रखा है वो x के साथ लगाना है, जो गुणनफल दे रखा हो वो सीधे ही लिखना होता है, प्लस माइनस का है वो उस तरीके से अपने को देख लेंगे। 7वां प्रश्न भी उसी तरीके का है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 और गुणनफल -1 है। तो इसको लिखा जाएगा शून्यकों का योगफल, पहले लिखना है शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a होता है, जो कि अपने को 1/4 दे रखा है। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल जो कि c/a होता है, इसका मान अपने को दे रखा है 1/1 लगा देंगे। यहाँ पे देखें a का मान 4 है, यहाँ पे a का मान 1 है, तो इसको अगर अपने 4 से गुना कर दें, ऊपर भी 4 से गुना कर दें, तो ये बन जाएगा 4 एकम 4 माइनस का और बटे में 4। अब दोनों की अगर अपने तुलना करते हैं, दोनों की यहाँ पे तुलना करें तो a का मान तो आ जाएगा अपने पास 4 आ जाएगा, b का मान आ जाएगा -1 आ जाएगा और c का मान आ जाएगा -4 आ जाएगा। तो इसकी तुलना करनी है, ये c का मान होगा, यहाँ से ये b का मान आ जाएगा अपने पास। उसके बाद जो अपना द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, उसके अंदर इसके मान रख देंगे, तो मान रखने पर ये बन जाएगा 4x² - 1x और -4। ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद के रूप में आ जाएगा। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण युग्म के हल। तो इसको आप किसी भी एक विधि से हल करके, इसकी अपने को विलोपन विधि से इसको हल करके x और y के मान निकाल देने हैं। 10वें प्रश्न में पूछा है निकाय के हल बताने हैं, तो यहाँ पे अपने को लिख देंगे अद्वितीय हल है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है अद्वितीय हल है। और यहाँ पे दूसरे के अंदर आ जाए कोई हल नहीं, दूसरे में लिख देंगे कोई हल नहीं, और तीसरे में लिख देंगे अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। साथ में अपने संगत संगत भी लिख दें, तो यहाँ पे तो आ जाएगा ये संगत आ जाएगा, ये दूसरे वाला असंगत आ जाएगा और तीसरे वाला संगत आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके अपने को लिखने हैं। अगला प्रश्न है P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए जो अपने को कंडीशन लिखनी है वो ये 1 नंबर वाली अपनी स्थिति लिखेंगे पहले तो, और उसके बाद अपने यहाँ से a1 b1 के जो मान अपने को जैसे बताए हैं तो वो लिखेंगे। दी गई रैखिक समीकरण युग्म की तुलना व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से व्यापक बीजगणित समीकरण रूप से करने पर यहाँ से अपने पास a का जो मान आएगा, a1 का मान आ जाएगा 4, b1 का मान आ जाएगा, a2 का मान आ जाएगा 2। उसके बाद फिर बराबर नहीं, क्योंकि अद्वितीय हल बोला है, तो अद्वितीय हल के लिए जो कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका मान अपने पास आ जाएगा p, और जो b2 का मान है वो आ जाएगा 2। तो यहाँ से तिरछा गुणा कर दें, या फिर ये 2 से 2 अपने क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। मतलब क्या हो गया, p बराबर नहीं है 4, यानी कि p का मान 4 नहीं हो सकता, 4 के अलावा और कोई भी मान इसके लिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ लिख देंगे p का मान 4 के अलावा कोई भी मान आने पर अद्वितीय हल होगा। इसके बाद 12वां है रैखिक समीकरण युग्म के हल किस प्रकार होंगे। तो इसको अपने को हल बताने, जैसे अभी ऊपर अपनी कंडीशन देखी थी, उन कंडीशन के अनुसार a1/a2 b1/b2 निकाल के इसके अपने को हल बताने किस प्रकार के हल होंगे। 13वां प्रश्न है द्विघात समीकरण मूल ज्ञात करने का सदाचार सूत्र लिख देना है। 14वां सवाल है समीकरण मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी। तो प्रकृति ज्ञात करने के लिए सूत्र आ जाएगा विभक्ति कर b² - 4ac। तो इसके अंदर अपने इसमें मान रख के अगर इसका मान 0 आता है तो लिख देंगे मूल बराबर होंगे, वास्तविक व बराबर होंगे। अगर 0 से बड़ा आता है तो लिख देंगे वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। अगर 0 से छोटा तो लिख देंगे काल्पनिक होंगे। ये मूलों की प्रकृति के आधार पर अपने पास आ जाएगा। तो देखो 15वां प्रश्न अपने को इसी तरीके का दे रखा है, मूलों की प्रकृति के बारे में दे रखा है। अगर ये वाला आएगा तो इसको तो क्या लिखना है, इसको तो लिखा जाता है मूल बराबर होंगे, इसको लिखा जाता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो b² - 4ac का मान है वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। जब 0 से ये छोटे का निशान है तो ये 0 से छोटा होगा तो मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे, मूल अवास्तविक होंगे। और तीसरा जो है
तो इसके अंदर 0 से बड़ा है तो लिख देंगे मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। 16वां प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करना है। तो बराबर लेने के लिए अपने को b² माइनस 4ac बराबर में 0 रखना है। यहाँ से abc के मान इसमें रख के उसके बाद अपने को k का मान ज्ञात कर देना है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, 2x 26 समाक्षरी है तो x का मान ज्ञात कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न इस तरीके का आ सकता है पेपर में कि 2x 26 समाक्षरी में हो तो x का मान, यहाँ पे अपने को a भी लिखा आ सकता है कि a है तो a का मान बताओ। तो करना क्या है, बस दोनों को प्लस करना और 2 का भाग देना। 2 और 26 को प्लस करके 2 का भाग दे दोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद 18वां प्रश्न है, समाक्षरी का प्रथम पद और सारबंतर। तो अपने को सिंपली प्रथम पद बता देना है कौन सा है और सारबंतर इसमें बता देना है कौन सा है। तो प्रथम पद तो 3 हो जाएगा, सारबंतर 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 2, ये क्या आ जाएगा अपना सारबंतर डी आ जाएगा। 19वां प्रश्न है का सारबंतर क्या है, इसका भी सारबंतर बताना है। तो a2 माइनस a1 लिखेंगे, a2 का मान -1 माइनस a1 का मान है -5, तो ये हो जाएगा +5 हो जाएगा, घटाएंगे तो अपने पास 4 आ जाएगा। इसके बाद इसका 10वां पद बताना है। तो अपने को a का मान 2 दे रखा है, d का मान यहाँ से 5 हो जाएगा, n का मान 10 हो जाएगा। n वाला सूत्र लगा के अपने को इसका 10वां पद ज्ञात कर देना है। 21वां प्रश्न है, -3 5 कौन से चतुर्थांश में होगा। तो यहाँ पे x का मान माइनस के अंदर है, y का मान प्लस में है। तो x का मान -5, जो x का मान माइनस का है वो इस वाले में होता है और इसमें y का मान प्लस होता है। तो ये दूसरा चतुर्थांश है, तो ये क्या हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश के अंदर होगा। अगला प्रश्न है, निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। तो दूरी ज्ञात करने का सूत्र है वो अपने को यहाँ पे लिख देना है। 23वां प्रश्न है, निर्देशांक में भुज और कोटि का मान बताओ। तो यहाँ से जो भुज होगा, भुज वाले x वाले मान को बोलते हैं और कोटि जो है वो y वाले मान को बोलते हैं। तो कोटि कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से भुज और कोटि अपने को बताना है। 24वां प्रश्न, x अक्ष और y अक्ष से दूरियां बतानी है। तो अगर अपने को x अक्ष से दूरी पूछे तो अपने को y वाला मान बता देना है, y वाला मान बताना है। अगर अपने को x अक्ष का पूछे तो x अक्ष के लिए तो क्या आ जाएगा, x अक्ष के लिए तो आ जाएगा 8। और अगर y अक्ष का पूछते तो y अक्ष के लिए अपने को x का मान बताना। तो y अक्ष से दूरी लिखेंगे, y अक्ष से दूरी 4 है, x अक्ष से दूरी 8 है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बिंदुओं की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो मूल बिंदु से जब भी दूरी ज्ञात करने के लिए बोले, या तो आप ऐसे ले लो कि मूल बिंदु ले लो 0 0 और इस तरफ आप बिंदु ले लो 3,4 और उसके बाद दूरी वाला सूत्र लगा के इसको अपने हल कर दो, या फिर दोनों का वर्ग करो। जो अपने को मूल बिंदु के अलावा दूसरा बिंदु दे रखा है, मूल बिंदु के छोड़ के जो बिंदु अपने को दे रखा है 3 4, उन दोनों का वर्ग करके प्लस कर दो। तो 9 और 16 हो जाएंगे, ये 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो इसकी दूरी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। या तो सीधा ऐसे कर दो, नहीं तो आप मूल बिंदु 0 0 लेके और ये बिंदु लेके दूरी वाला सूत्र लगा के सॉल्व कर दोगे तो भी सही आएगा। 26 में मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। 27 में प्रश्न है, tan 45 प्लस कोट 45 का मान कितना होता है। तो tan 45 का मान भी 1 है, कोट 45 का मान भी 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। 28 नंबर के अंदर अपने को 9 कॉमन निकाल देंगे। 9 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बचता है और sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है। 9 को 1 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा 9। 29वां प्रश्न है, इसमें अपने को मान बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो मान बताने के लिए वही सूत्र कि tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री और बटे में आ जाएगा कोट 25। अब tan जो है tan बदल जाएगा, कोट के अंदर बदल जाएगा कोट 25 और बटे में कोट 25 है। कोट 25 में कोट 25 का भाग देंगे तो आंसर आएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद 30 नंबर जो अपना प्रश्न है, 30 नंबर प्रश्न में भी अपने को इसका मान पूछा है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है। तो ध्यान रखो जब भी थीटा का मान सेम हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो इसका आंसर भी 1 आएगा। 31वां प्रश्न है, किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। तो ये वृत्त है, ये कोई बाहर बिंदु है, इससे इस पर 2 स्पर्शरेखाएं खींची जा सकती है। इसके बाद 32 नंबर प्रश्न, वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो ध्यान रखना स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का, या यूं कह ले कि समकोण बनाती है, 90 डिग्री या फिर समकोण बनाती है।
33वां प्रश्न है का माध्यक निकालना है, तो इसको पहले लिखेंगे आरोही क्रम के अंदर लिखने पर। तो आरोही क्रम कैसे आ जाएगा, पहले 3 लिखा जाएगा, उसके बाद 4 लिखा जाएगा, उसके बाद 5 आएगा, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। अब इसके जो बीच में संख्या आती है वो अपना क्या होगा, माध्यक होगा। तो इसका माध्यक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो बीच में आता है। अगर बीच में 2 संख्याएं आ जाती हैं तो उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो अपना आंसर आ जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न के अंदर अपने को समांतर माध्यक का सूत्र लिखना है, कल्पित विधि से माध्यक निकालने का सूत्र लिखना है, माध्यक के निकालने का सूत्र लिखना है और बहुलक निकालने का सूत्र। तो ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे तरीके से याद करने हैं। अगला प्रश्न है 35 नंबर, अंकों का समांतर माध्यक 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें x का मान कैसे ज्ञात होगा, पहले इन सभी को अपने प्लस कर लेंगे। 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 प्लस में 1, इन सभी को प्लस करेंगे, प्लस में 1 लगा देना आगे। और बटे में कितनी संख्या ये 1 2 3 4 5 6 7 8, बटे में आ जाएगा 8 और बराबर में 4। ये 8 इसके गुना में चला जाएगा, ये बन जाएंगे 32। इन सभी को अपने प्लस करें तो 3 और 4 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23 और 23 और 2 25 और 1 26 हो जाएंगे। देखिए x + 26, ये प्लस का 26 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 26 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान अपने पास आ जाएगा 32 में 26 घटाने पर 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न है तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक अगर आपने से पूछे केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन से हैं, तो ये इनके नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक। और इनमें संबंध बताना, तो संबंध वही जो अपने पीछे किताब में दे रखा है, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुना माध्यक, ऐसा कुछ है। तो वो जो संबंध है वो अपने को याद रखना है इसके अंदर। अगला प्रश्न, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता तो चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सिक्के को एक बार ही उछाला गया, चित्त और पट आने की प्रायिकता क्या है, तो चित्त और पट आने की प्रायिकता क्या है, चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 है और पट आने की प्रायिकता भी 1/2 है। दोनों का अलग अलग लिखना है। चित्त आने की प्रायिकता बराबर 1/2, पट आने की प्रायिकता बराबर 1/2 जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता। तो इसके लिए पहले अपने सूत्र लगाएंगे, PE बराबर PE नहीं बराबर में 1, इसका अपने को दे रखा है 0.05 दे रखा है और प्लस में ये जैसा है वैसे लिख देंगे, बराबर में 1, ये प्लस का इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो इसका आंसर अपने क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 0.95। एक में से घटा देंगे, घटाना कैसे 1.0 लगा देंगे, 1.00 0.05 इस तरीके से इधर से हासिल लेके अपने इसमें माइनस करेंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर, घटना E की प्रायिकता प्लस घटना E नहीं की प्रायिकता का क्या होता है, 1 होता है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता 0 होगी और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती। तो यहाँ लिख देंगे असंभव कहलाती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित होना निश्चित है 1 होती है और ऐसी घटना संभव लिख दो या फिर निश्चित लिख दो कि निश्चित कहलाती है। उसके बाद है, किस प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। अगला प्रश्न है, किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। इसके बाद खंड अपना बैच स्टार्ट होता है जिसके अंदर यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा 90 और 144 का HCF अपने को निकालना है, 90 और 144 का। तो एक सा जैसे अपने 1.1 प्रश्नावली के अंदर यूक्लिड विभाजन का सूत्र लगा के तो उस तरीके से इसको अपने सॉल्व कर देंगे। A बराबर BQ प्लस R यानी कि 144 बराबर 90, 90 का 144 में भाग देंगे 1 तक जाएगा और प्लस में शेषफल कितने बचते हैं वो अपने यहाँ पे लिख देने हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको अपने सॉल्व करना है। इसके बाद 42 नंबर है, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 और ये इसके रूप का होता है, यहाँ Q एक पूर्णांक है। तो इसमें पहले अपने लिखना है कि A बराबर BQ प्लस R और इसके अनुसार इसमें रखें यहाँ पे तो क्या आ जाएगा अपना A बराबर आ जाएगा 6Q प्लस 1 आ जाएगा, यानी कि B का मान क्या है, B का मान यहाँ पे 6 आ रहा है तो B बराबर तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब जो R का मान है, R का मान हमेशा इस 6 से छोटा छोटा आएगा तो नीचे लिखना है। उसके बाद अपने लिखेंगे शेषफल R बराबर 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। पहले लिखना है ये वाला A बराबर BQ प्लस R लिखना है, उसके बाद ये A बराबर 6Q प्लस 1 आ जाएगा और B बराबर लिख देंगे 6। उसके बाद लिखेंगे शेषफल R बराबर 0 1 2 3 4 5 हो सकते हैं। अब यहाँ पे बोला कि अपने को यहाँ पे बोला विषम लेने के लिए,
तो इनमें से जो विषम संख्या है वो ही अपने लेंगे, यानी कि 1 लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा और 5 लिया जाएगा। इसके बाद अपने को क्या लिखना है, इसी सवाल में लिखना है r बराबर 1 लेने पर या r बराबर 1 रखने पर तो a बराबर BQ प्लस 6 हो जाएगा। तो b की जगह तो आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा q और r कितना हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे r बराबर 3 लेने पर, विषम संख्या लेनी है, r बराबर 3 लेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 3, फिर लिखेंगे r बराबर 3 लेने पर। तो इस तरीके से लिख के तीनों कर देंगे। अगला प्रश्न है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो ये अपने को अप्रमेय संख्या बता देनी है। माना कि ये प्रमेय संख्या है, यहाँ दो सह अभाज्य संख्या a बटे b लेते हैं तो इसमें लिखा है दो सह अभाज्य संख्या, दो सह अभाज्य संख्या a और b लेते हैं, a b और बराबर में आ जाएगा अपना 5 माइनस √3, इसके बटे में 1 लगा के यहाँ से तिरछा गुणा करें तो ये हो जाएगा अपना 5b और माइनस में b√3। उसके बाद a और माइनस का हो जाएगा 5b और बराबर में है माइनस b√3। अब ये जो b है वो इसके बटे में आ जाएगा, b बटे में आ जाएगा, इधर आ जाएगा अकेला √3। उसके बाद वही लिखना है कि जब ये दोनों प्रमेय संख्या, तो √3 भी एक प्रमेय संख्या होगी, लेकिन इसका विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अप्रमेय संख्या है। यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ, अतः 5 माइनस √3 एक अप्रमेय संख्या है। ऐसे ही आपको 44 नंबर प्रश्न भी अपने को ऐसे ही करना है। 45 है, निम्न बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सतता की जांच भी अपने को करनी है। तो इनको पहले अपने को इनकी गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद इनके जो शून्यकों का योगफल और शून्य का गुणनफल वाला जो संबंध है वो भी अपने को निकालना है। तो गुणनखंड कैसे करेंगे कि जोड़ने घटाने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आ जाए। तो अपने पास बनता है x² 5x प्लस 2x प्लस में 10। इस तरीके से इसके यहाँ से कॉमन लेके यहाँ से अपने को x के 2 मान निकल जाएंगे। वो जो x के 2 मान होंगे वो अपना अल्फा और बीटा का मान आ जाएगा। a b c के मान अपने यहाँ से ले लेंगे। a का मान अपने पास 1 आ जाएगा, b का मान अपने पास 7 आ जाएगा, c का मान अपने पास 10 आ जाएगा। उसके बाद इसके अंदर शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का संबंध की जांच अब अपने कर देंगे। इसी प्रकार से आपको b और c नंबर करना है। अगले के 46 नंबर प्रश्न के अंदर अपने कुछ भाग वाले सवाल दे रखे हैं, तो ये अपने को भाग करने हैं। अब भाग इस तरीके से ऐसे वाले जो अपने भाग करते हैं वो इसके अंदर कर देंगे। इसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है 47 नंबर प्रश्न को। तो इसके अंदर वो सूत्र लगाना है अपने को पहले, कि सूत्र अपना आ जाएगा fx बराबर gx सीधा इसमें भी सूत्र अपने को भाग ही देना है। इसमें जो नहीं करना, जो मैं सोच रहा था वो नहीं है इसके अंदर। सिंपली अपने को करना है fx के अंदर gx का भाग देना है, यानी कि ये जो fx है वो इसके अंदर आ जाएगा और gx है वो यहाँ पे इसको भाग कर देना है। इसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर देना है। 48 नंबर प्रश्न को विलोपन से हल करना है। 49 नंबर प्रश्न है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है दोनों को। और 50 नंबर है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है, तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर अपने पहले लिख लेंगे, माना कि चौड़ाई बराबर क्या है x है, तो लंबाई क्या हो जाएगी x प्लस 4 हो जाएगी। दोनों का अर्ध परिमाप बताना है, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र लगा देंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पर लिख देंगे लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर में 36। इसके बराबर में भी 36 आ जाएगा। x और x हो जाएंगे 2x प्लस 4 बराबर में 36, प्लस के 4 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 4। तो वहाँ से अपने x का मान निकाल देंगे, जो x का मान आएगा वो इसकी चौड़ाई आएगी और x में 4 जोड़ देंगे तो वो इसकी लंबाई आ जाएगी। 51 नंबर प्रश्न है, के किस मान के लिए रेखित समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये अपने को इसको अनेक हल वाला, जैसे ऊपर अपने सवाल किया था ना अद्वितीय हल के लिए, तो a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों ये बराबर में रखते हुए यहाँ से अपने को a का मान निकाल देना है। 52 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें लिख देंगे, माना कि पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 3x है। अब दोनों में अंतर बोला तो अंतर के लिए लिख देंगे दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या बराबर में 26। 3x में से 1x घटाएंगे तो यह आ जाएगा 2x बराबर 26 और 2 इसके भाग में आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास x का मान आ जाएगा 13, x का मान 13 आ जाएगा। उसके बाद जो इसका दूसरी संख्या ये तो आ जाएगी पहली संख्या, दूसरी संख्या इसकी 3 गुणी है, तो 13 को 3 से गुणा करेंगे 39, तो ये दोनों संख्याएं अपनी आ जाएंगी।
अगला प्रश्न, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपने लिखेंगे माना कि बड़ी संख्या लिख लो, माना कि बड़ी संख्या बराबर x है, छोटी संख्या बराबर y, ऐसे लिख लेंगे। अब बोला कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दोनों का वर्ग करना है, x का वर्ग हो जाएगा और y का वर्ग हो जाएगा बराबर में 180। ये एक बार 1 नंबर समीकरण बन जाएगी। आगे इसने बोला छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या अपना क्या है, y है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या अपनी x है, तो इसका क्या हो जाएगा 8 गुना। तो एक समीकरण यहाँ से ये बनेगी, यहाँ से जो y स्क्वायर का मान ये 8x है वो अपने रख देंगे इसकी जगह पे। तो y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर अपने पास ये बन जाएगा द्विघात समीकरण बन जाएगी। इस द्विघात समीकरण को आगे आप किसी भी एक विधि से हल कर देना है। अगला 54 नंबर प्रश्न है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष बाद। तो इसमें सबसे पहले लिखा जाएगा माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो लिख देंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x-3। उसके बाद लिखेंगे व्युत्क्रम लिख देंगे, तो व्युत्क्रम में आ जाएगा 1/में x-3। इसी प्रकार से लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x+5, इसका भी व्युत्क्रम लिखेंगे तो ये हो जाएगा x+5। अब कह रहा है कि दोनों का योग कितना है, 1/3 है, तो इन दोनों का प्लस लगा के बराबर में क्या रखेंगे 1/3। इनका दोनों का लघुत्तम लेके और ऊपर तिरछा गुणा करके यहाँ से एक अपने द्विघात समीकरण बन जाएगी और उस द्विघात समीकरण को आप किसी भी एक विधि से हल कर देना है। अगला प्रश्न है, दो ऐसे क्रमागत ऋणात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है, तो दो क्रमागत ऋणात्मक पूर्णांक कौन से हो जाएंगे, x हो जाएंगे और x+1 हो जाएगा, इनके वर्गों का योग और बराबर में 365। इसके अंदर अपने सूत्र लगा देंगे सरसमी का a² + b² + 2ab, यहाँ से भी एक द्विघात समीकरण बनेगी, उस द्विघात समीकरण को आप किसी भी एक विधि से हल कर देना है। 56 नंबर प्रश्न है, इसकी लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो चौड़ाई के कह रहा है, तो चौड़ाई को पहले लिख लेंगे, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x है, लंबाई कह रहा है दुगने से 1 अधिक है, तो ये इसकी लंबाई हो जाएगी दुगने से 1 अधिक हो जाएगी। अब इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई तो है इसकी 2x+1 और गुना में चौड़ाई है x और बराबर में रखना है 528। अब इसको गुना करेंगे, x को 2x से गुना करेंगे 2x² हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे 1x हो जाएगा और माइनस के 528 द्विघात समीकरण बनेगी। उसको फिर द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य सूत्र से इसको सॉल्व कर देंगे। 57 नंबर प्रश्न है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। तो इसमें लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x है, माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 27 - x, दूसरी संख्या बराबर 27 - x। अब दोनों का गुणनफल बोला है, तो दोनों का इस तरीके से अपने कर देंगे, गुना कर देंगे दोनों का, x और 27 - x बराबर 182। गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27x - x² बराबर में 182। और यहाँ से अपने इसको माइनस का प्लस का 182 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 182 हो जाएगा। या इन दोनों को बराबर के इस तरफ ले आए, बराबर के इस तरफ ले आए दोनों को, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ से द्विघात अपनी समीकरण बन जाएगी x² माइनस के 27x प्लस के 182 और बराबर में 0। इसके बाद किसी भी एक विधि से, चाहे तो इसको गुणनखंड विधि से हल कर दो या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से इसको सॉल्व करके अपने को संख्याएं निकालनी है। 8 नंबर प्रश्न है, तो इसके अंदर भी द्विघात समीकरण दे रखी है कुछ। इन द्विघात समीकरणों को पहले थोड़ा सा सॉल्व करना है और उसके बाद इनके मूल ज्ञात करने हैं। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट समीकरण है, अच्छे तरीके से इसको अपने करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली कितनी संख्या, तो अपनी जो समाक्षरी प्रश्नावली है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। अब 3 अंकों वाली संख्या 100 से शुरू होती है, तो पहली अपनी हो जाएगी 105 हो जाएगी, फिर उसके बाद 112 हो जाएगी और इसके बाद 119, ऐसे करते करते लास्ट में अपनी 994 आती है। तो ये एक एपी बनती है। इसमें अपने को बताना है कि इसमें n का मान कितना है, an वाला सूत्र लगा के n का मान बता देना है। 60वें के अंदर 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बताने हैं। तो 4 के गुणज मतलब जो 4 के गुणज हो, 4 के पहाड़े के अंदर आते हो 10 से
लेकर। तो 10 के बाद आएगा 12 आएगा, फिर 16 आता है, फिर 20 आता है, फिर 24 आता है। ऐसे करते करते लास्ट में 250 है, तो इसमें लास्ट में आ जाएगा 248। तो यहाँ पे भी एक ये AP बनती है, यहाँ से AD के मान अपने लेकर और AN का मान 248 लेकर N का मान ज्ञात कर देना AN वाले सूत्र से। 61 नंबर प्रश्न है, 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है। तो अंतिम पद का मतलब क्या हो गया, 50वां पद ही हो गया अंतिम पद। तो ये दोनों तीसरे पद वाला लगा के और 50वें पद वाला लगा के यहाँ से दो समीकरण बनेगी, उनको विलोपन विधि से हल करके D और A के मान निकालने के बाद 29वां पद अपने को ज्ञात करना है। अगला है तीसरे और 9वें पद अपने को दे रखे हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले यहाँ से भी दो समीकरण बनेगी, AP बनेगी, एक जैसे अपने बनाते हैं A3 बराबर A + 2D बराबर में 4 और दूसरी 9वें की है तो A9 A + 8D और बराबर में -8। इस तरीके की दो समीकरण बनेगी, इसको विलोपन विधि से हल करके D और A के मान आ जाएंगे। उसके बाद पूछा कौन सा पद शून्य होगा। शून्य का मतलब अपने को AN वाला सूत्र लगाना है। अब इसमें AN बराबर A + n-1D और AN का मान यहाँ पे 0 रखना है। A का मान अपने ज्ञात होगा, D का मान ज्ञात होगा, AN का मान 0 रखना है और इस N का मान ज्ञात कर देना है। इसके बाद 63 नंबर प्रश्न है, 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखेगी। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान निकालना है। तो N का मान दे रखा है 7 दे रखा है, कुल जो राशि रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 700 रखी गई है। और जो D का मान वो क्या है, वो 20 है, यानी कि D बराबर 20 हो जाएगा, N का मान 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देने के लिए कुल राशि 700, यानी कि SN का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। और उसके बाद अपने को यहाँ सूत्र लगा के A का मान ज्ञात कर देना है। ठीक है, SN वाला सूत्र लगा के अपने को A का मान निकालना है। अगला प्रश्न है, X अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो से समदुरुस्त है। तो X अक्ष पे बिंदु ज्ञात करना, तो इस तरीके से अपने बीच में रख लेंगे x, 0, क्योंकि x अक्ष बोला है। दो बिंदु जो दे रखे हैं वो इन दोनों सिरों पे आ जाएंगे और यहां से दूरी वाला सूत्र लगा के अपने को x का जो मान है वो ज्ञात कर देना है। इसके बाद अगला है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं के बीच की दूरी 10 मात्रक होगी। तो यहाँ पे दूरी वाला सूत्र लगाना है और बराबर में दूरी यहाँ पे रखनी है 10 मात्रक। इस दोनों तरफ लिख देंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने से इसके ऊपर तो आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी और इसके ऊपर रूट हट जाएगा, सीधा जो अपने इसके अंदर मान रखे हैं वही आएंगे। उसके बाद यहाँ से एक द्विघात समीकरण बन जाएगी और उस द्विघात समीकरण को आगे द्विघात सूत्र से या गुणनखंड विधि से हल कर देना है। आगे है उसके बाद 67 नंबर प्रश्न है। 67 नंबर प्रश्न के अंदर अपने को P और R दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे R आएगा, P और R से समदुरुस्त है तो X का मान ज्ञात करना है। तो P और बिंदु R, इन दोनों बिंदु के जो बिंदु अपने को दे रखे हैं वो रख देंगे इसकी जगह पे, P और R की जगह पे। Q बिंदु आएगा यहाँ पे बीच में, दूरी वाला सूत्र लगा के दूरी PQ और बराबर में दूरी QR, ये दोनों दूरियां बराबर में रखते हुए अपने को पहले x का मान ज्ञात करना है, उसके बाद QR दूरी ज्ञात करनी है, उसके बाद PR दूरी ज्ञात करनी है। तो इसमें जो x का मान आएगा वो प्लस माइनस के 4 आएंगे। देखिए, एक बार प्लस का 4 लेना है और एक बार माइनस का 4। तो QR दूरियां भी 2 बार ज्ञात होगी, एक बार प्लस का 4 लेके दूरी ज्ञात करनी है, एक बार माइनस का 4 लेके दूरी ज्ञात करनी है, x का जो मान है। और फिर PR है, इसको भी अपने 2 बार करेंगे, x का मान एक बार प्लस का 4 और एक बार x का मान माइनस का 4। अगला प्रश्न, वह बिंदु ज्ञात की जिससे बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता हो। तो x अक्ष से जब विभाजित लिखा आएगा तो इसका मतलब, विभाजित का मतलब अंत्य विभाजन वाला सूत्र लगाना है, अनुपात वाला सूत्र लगाना है। अपने को x अक्ष बोला है तो x, 0 होगा, तो इसमें अपने सूत्र लगाएंगे y वाला, m1 y2 प्लस m2 y1 और बटे में m1 प्लस m2। ये वाला अपने फॉर्मूला लगा के यहाँ से अपने मान निकाल लेंगे, अनुपात निकालना है, m1 m2 का मान निकालना है। इस y की जगह पे 0 आएगा, m1 की जगह पे m1 रखना है, m2 की जगह पे m2 रखना है, y2 का मान रखना है -5 और y1 का मान है, y2 का मान है 5 और y1 का मान है -5। तो जो m1 m2 का जो अनुपात आएगा वो अपना 1:1 आ जाएगा। और उसके बाद बोला इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो पहले y वाला सूत्र लगा के m1 m2 का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद वापिस x वाला सूत्र लगा के उसमें m1 m2 के मान रखते हुए x का मान अपने को ज्ञात करना है।
69 नंबर प्रश्न के अंदर ये दो बिंदु अपने को दे रखे हैं और एक ये बोला है कि AP बराबर 3/7 AB और P रेखाखंड AB पर स्थित है। तो ये अपना AB रेखाखंड हो गया। यहाँ पे मान लो कि बिंदु P है, तो इसके अनुसार अपने क्या दे रखा है, AP बराबर में 3/7 AB। AP बराबर में 3/7 AB की जगह पे क्या आ जाएगा, AB की जगह पे आ जाएगा AP प्लस PB। अब ये बटे वाला 7 इसके गुणा में चला जाएगा, गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा अपना 7AP आएगा, बराबर में 3 से गुणा करेंगे 3AP प्लस में 3PB। अभी प्लस का 3AP इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, 7AB में से 3AP घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4AP आ जाएगा और बराबर में क्या आएगा 3PB। अब अपने को AP और PB में क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो AP और PB में अनुपात क्या आएगा, 3:4 आ जाएगा। ये 3:4 लेकर आगे अपने को अनुपात वाला सूत्र लगा के, विभाजन वाला सूत्र लगा के सॉल्व करना है। इसके बाद 70 नंबर प्रश्न है, दर्शाइए कि बिंदु एक वर्ग के शीर्ष है। तो वर्ग के शीर्ष अपने को दिखाने तो पहले इस तरीके से एक वर्ग आकृति बनानी है। इसके बिंदु जो भी अपने को दे रखे हैं वो यहाँ पे लिख देंगे। पहले इन दोनों बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है, फिर इन दोनों की मध्य दूरी, फिर इन दोनों की दूरी और फिर इन दोनों की दूरी। अगर चारों दूरियां बराबर आती हैं तो ये क्या होगा, वर्ग के शीर्ष होंगे। आगे 71 नंबर पूछा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो ऐसा त्रिभुज बनाना है, यहाँ पे अपने को बिंदु रख देंगे। अब इन तीनों भुजाओं की दूरियां अपने को निकालनी है, पहले तीनों की दूरियां निकालनी है। अगर कोई भी दो भुजाओं की दूरियां बराबर आ जाती है तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। उसके बाद 72 नंबर प्रश्न है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक चतुर्भुज बना देंगे पहले अपने इस तरीके से, और इसके बिंदु जो भी अपने को दे रखे निर्देशांक लगातार एक ही क्रम में लिखने हैं। उसके बाद एक ऐसे विकर्ण खींच देंगे, एक त्रिभुज ये बन गया, दूसरा त्रिभुज ये बन गया। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल अपने को निकालने हैं, जो कि सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1। उसके बाद x3 आ जाएगा y1 माइनस y2। ये वाला सूत्र अपने को लगा के दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकालने हैं। उसके बाद दोनों को प्लस कर देंगे तो 72वें प्रश्न का उत्तर है वो आ जाएगा। इसके बाद 73 नंबर है। तो 73 नंबर के अंदर अपने को tan a प्लस बी बराबर दे रखा है और tan a माइनस बी बराबर दे रखा है। तो यहाँ पे जो √3 का मान कितना होता है, वो होता है tan 60 होता है। √3 की जगह आ जाएगा tan 60 और इसकी जगह पे आ जाएगा tan 30। तो tan से tan कट जाएगा। उसके बाद a प्लस बी क्या आ जाएगा, a प्लस बी तो आ जाएगा 60 डिग्री और a माइनस बी आ जाएगा 30 डिग्री। इन दोनों समीकरणों को विलोपन से हल करके a और b के मान अपने को निकाल देने हैं। इसके बाद 74 नंबर है, साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 है। तो साइन को अपने लिखेंगे, साइन को लिखा जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 3a और बराबर में कोस a माइनस 26 डिग्री। कोस से कोस कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 3a बराबर में a माइनस 26 डिग्री। यहाँ से पक्षांतरण करके अपने को a का मान निकाल देना है। 75 नंबर प्रश्न है। तो इसमें लिखना है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 180। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भी अपना। उसके बाद ये प्लस का a इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का a हो जाएगा, यानी कि b प्लस सी बराबर 180 डिग्री माइनस में a। उसके बाद जैसे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, फिर दोनों तरफ साइन लगाने पर इसको आगे सॉल्व कर देना है। 76 नंबर प्रश्न के अंदर अपने को 90 माइनस थीटा वाले सूत्र लगाने हैं। एक इसके अंदर लगा देंगे तो ये कोट बन जाएगा, एक इसमें लगा देंगे तो इन दोनों में एक में लगाना है और इन दोनों में एक में लगाना है। पहले दोनों को पास पास लिख लेंगे, tan 48 और tan 42 को इकट्ठा लिखना है, tan 23 और tan 67 को इकट्ठा लिखना है। फिर दोनों में से एक एक में सूत्र लगा के उसको कोट में चेंज करके और उत्तर निकाल देना है। 77 नंबर के अंदर, तो 77 नंबर जो प्रश्न है इसके अंदर भी अपने को करना क्या है कि यहाँ पे एक को इसको बदल देंगे, कोस को बदल देंगे तो कोस बदल जाएगा साइन में। तो ये तो बन जाएगा अपना साइन स्क्वायर 25 डिग्री बन जाएगा, और यहाँ पे साइन को बदल देंगे कोस में तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर 25। तो साइन स्क्वायर प्लस 25, साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न है। तो ये जो 15 है, 15 इसके बटे में आ जाएगा। कोट क्या होता है, कोट अपना होता है आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपने कर्ण का मान निकाल देंगे। कर्ण का मान निकालने के बाद साइन और सेक के मान ज्ञात कर देना है। इसके बाद
5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए, इसे 2:3 में विभाजित करना है। इस तरीके से 5 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है। ऐसे एक कोण लेना है, यहाँ पे अपने को 5 चाप काट देंगे, लास्ट वाले को मिला के ऐसे चाप काट के इस तरीके से ऊपर मिलाना है, तो ये अपने रचना वाला आ जाएगा। 80 नंबर प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, एक ऐसे त्रिज्या ले लेंगे, यहाँ पे 120 डिग्री का कोण बनाना है अपने को, 120 डिग्री का कोण। उसके बाद 90 डिग्री का कोण बना के स्पर्श रेखा और इधर भी स्पर्श रेखा खींचनी है ऐसे, ठीक है। दोनों क्या होंगी 90 डिग्री, ये वाले दोनों 90-90 डिग्री पे कोण बनाने इधर वाले। इसके बाद त्रिभुज की रचना करनी है। 4, 5 और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करेंगे पहले, और फिर ऐसे जो आपको बताया हुआ उस तरीके के अपने इस तरीके से करके मिला के और इसको सॉल्व करना है। 3/2 2/3 लिखा है, तो 2/3 का मतलब 5 चाप काटने और लास्ट वाले को इससे मिला देना है। उसके बाद फिर अंदर की तरफ ऐसे बनेगा। अगला प्रश्न है, तो अगले प्रश्न के अंदर अपने को जो दे रखा है ये, तो इसको सही करें, तो सही करके ये अपना आ जाएगा 2 और 3, 3/2 आ जाएगा। यानी 3/2 अनुपातों में इसको बांटना है। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, इन भुजाओं से त्रिभुज बनाना है। एक त्रिभुज बनाने के बाद ऐसे वही, ठीक है। और उसके बाद अपने करना क्या है कि टोटल 3 चाप काटेंगे और 2 वाले को इसके साथ मिलाना है। टोटल 3 चाप काट के 2 वाले को इसको मिलाएंगे, फिर इस लाइन को आगे बढ़ा के इसको इससे मिलाना है, फिर इस लाइन को आगे बढ़ा के ऐसे इसको मिलाना है। इसी प्रकार से 83 नंबर के अंदर करना है आपको, और इसी प्रकार से 84 नंबर प्रश्न है वो भी ऐसे ही होगा। रचना वाले सवाल हैं सीधे से ये। और 85 नंबर के अंदर भी है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, इससे 10 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु लेना है और फिर इसका समद्वि भाजन करना है। प्रकार को आधे ज्यादा खोल के ऐसे ऐसे चाप काटने, इस बिंदु से फिर ऐसे काटेंगे, डॉट डॉट करके मिलाना है। फिर यहाँ पे एक वृत्त और काटना है, इसने जहाँ पे काटा इस तरीके से इसको मिला देंगे, ये आ जाएगा स्पर्श रेखा आ जाएंगी। इसके बाद माध्य ज्ञात करना है। इसका सिंपली आपको माध्य ज्ञात कर देना है। यहाँ पे ये अपना दे रखा है x दे रखा है, ये f दे रखा है, यहाँ पे fx हो जाएगा। इनका गुणा करके fx निकाल देंगे, सिग्मा fx बटे सिग्मा f वाला सूत्र लगा के इसको हल कर देना है। उसके बाद माध्य का निकालना है इसका, और 88 नंबर के अंदर पासे को फेंकने पर इसकी प्रायिकता निकालनी है। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं पासे पर? पासे पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है। ये हो जाएंगी अभाज्य। 3/6 यानी कि 1/2 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो विषम संख्या होती है 1, 3 और 5, सेम ही इसका ये आ जाएगा। इसके बाद 79 नंबर है, किसी कारण 132 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए, तो कुल पेनों अपने हो जाएंगे, तो कुल पेन हो जाएंगे 144 हो जाएंगे। और निकाला गया पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छा होने की प्रायिकता हो जाएगी 132/144, काट देंगे अपने 11 के पाड़े से, 11/12 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखना जरूरी है पूरा, पहले पूरा बायोडाटा लिख देना कि अच्छे पेन इतने हैं, खराब पेन इतने, इस तरीके से पूरा लिखेंगे, उसके बाद ही आगे पूरे नंबर अपने को मिलेंगे। ऐसे ही 90 नंबर है, तो 90 नंबर के अंदर भी आप ऐसे ही करना है, आप पेन खरीदेंगे कि आप पेन नहीं खरीदेंगे वही वाला आ जाएगा। 91 नंबर के अंदर है कंचे हैं, कौन कौन से कंचे हैं पहले सभी लिख लेंगे, उसमें लाल कंचा आने की, सफेद कंचा आने की और हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता अपने को बतानी है। इसके बाद खंड 6 होता है, C नंबर, तो इसके अंदर अपने को आलेखीय विधि से इन समीकरणों को हल करना है, ग्राफी विधि से। तो 3 समीकरण दे रखी है इस सवाल के अंदर, अपने को 3 दे रखी हैं, तो तीनों को अपने को ग्राफी विधि से हल करना है। 93 नंबर के अंदर भी अपने को इसको आलेखीय विधि से हल करना है। और उसके बाद जो x और y के मान आएंगे, जो प्रतिशदी ग्राफ अपने खींचेंगे, वहां पे दोनों रेखाएं जो प्रतिशत करेंगी, उन बिंदुओं को लेके x और y के मान वहां से लेकर इसके अंदर रखेंगे, यहाँ से m का मान अपने निकाल देंगे। 94 नंबर प्रश्न के अंदर पहले समीकरण बनानी है, 2x + 3y बराबर में 17 है। पहले लिखेंगे, माना कि पेन का मूल्य x रुपये है, पेंसिल का मूल्य y रुपये है, दोनों समीकरण बना के और उसको फिर ग्राफी विधि से हल कर देना है। 95 नंबर है, टीबी निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीबी बनाता है, तीसरे वर्ष का मतलब हो जाएगा A3 जो कि A + 2D बराबर में 600, और 7वें का मतलब A7 बराबर A + 6D और बराबर में 700। तो इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करके अपने पहले A का मान निकाल देंगे, तो वो तो आ जाएगा, इस पहले पॉइंट का प्रश्न आ जाएगा। 10वें वर्ष में उत्पादन पूछा है, तो अपने को 10वां निकालना है, यानी कि A + 9D निकालना है। उसके बाद 7 वर्षों में कुल उत्पादन, तो N का मान 7 लेकर
एस एन वाला सूत्र लगा के इस सवाल को हल करना है। इसमें एस एन वाला फॉर्मूला अपने को लगाना है। इसके बाद 96, 97 और 98, 99, 100 तक जो हैं ये अपने त्रिकोणमितीय से आ जाएंगे। तो इन दोनों का पहले नीचे वालों का लघुत्तम लेके तिरछा गुना अपने कर देंगे, तो वहां से एक अपने पास जो सिद्ध करना है वो हो जाएगा। दोनों का पहले लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेके तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर खोल लेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस में 2 साइन ए, और बटे में जैसा है वैसा वैसे लिख देंगे। ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 अपने को यहाँ पे दे रखा है तो ये हो जाएंगे 2 प्लस 2 साइन ए, 2 कॉमन लेके बाद में नीचे वाला कट जाएगा और अपना सिद्ध हो जाएगा 2 सेक ए। 97 नंबर प्रश्न में संयुग्मी से गुणा करके इसको अपने सॉल्व करना है। 98 के अंदर दोनों की होल स्क्वायर खोल लेंगे, दोनों की होल स्क्वायर खोलने के बाद यहाँ से जो सिद्ध करना है वो अपना हो जाएगा। 99 के अंदर भी पहले कोसेक है, कोसेक को 1 बटे साइन लिखेंगे, माइनस साइन ए का साइन ए आ जाएगा। सेक को 1 बटे कोस लिखेंगे, कोस का कोस आ जाएगा, और उसके बाद इसके बटे में 1 लेके लघुत्तम लगाएंगे तो ऊपर वाला तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और दूसरा बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और बटे में साइन कोस का साइन कोस ही आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर ही होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर है वो साइन स्क्वायर होता है, और बटे में साइन और कोस। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, अपने पास आ जाएगा साइन ए और कोस ए। और उसके बाद फिर थोड़ा सा इसको भी हल कर देंगे जो अपना दायां पक्ष है, तो वहां से भी अपने को हल करेंगे तो साइन ए और कोस ए आ जाएंगे। 100 के अंदर भी अपने को पहले चेंज करना है, सेक को 1 बटे कोस और 1 बटे कोस, उसके बाद लघुत्तम लेके इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। 101 नंबर के अंदर तो 101 को 5 का ये 5 से लिखेंगे अपने यहाँ पे, और इसमें अपने 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगा देंगे, साइन 90 माइनस 73 और बटे में कोस 73। तो ये साइन किस में चेंज हो, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस से कोस कटेगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस फिर दूसरे वाले में भी 1 आ जाएगा, माइनस तीसरे वाले में भी 1 आ जाएगा। तो ये 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 5 और 2 7, 7 में 6 घटाएंगे तो अपना आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद माध्य जेब खर्च 18 रुपये अपने को दे रखा है, माध्य जेब खर्च दे रखा है 18 रुपये, ठीक है। माध्य दे रखा है, एफ का मान अपने को यहाँ से ज्ञात करना है। इसके बाद इसका माध्य निकालना है, माध्य सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ वाला सूत्र लगा के, उसके बाद माध्य व बहुलक दोनों निकालने हैं। 104 में 105 में अपने को एक्स और वाई का मान निकालना है, 28.5 माध्य का अपने को दे रखा है। और उसके बाद 106 नंबर के अंदर अपने को माध्यक और माध्य दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो ये था अपना पूरा का पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जिन्होंने यहाँ तक पहुँच गए हैं उनके डेफिनेटली है कि पेपर बहुत ही आपका अच्छा होने वाला है, इनको अच्छे तरीके से रिवीजन करें। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, धन्यवाद, शुभ दिन, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट मैथ के एग्ज़ाम के लिए।